हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में SCERT क्लास 8 हमारी दुनिया का अध्याय नंबर 1 का खंड बी मृदा संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और एक प्रॉपर तरीका से हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए इसको बारी बारी से हम लोग वन लाइन से समझते हैं। और इससे पहले यदि आप क्लास 6th क्लास 7th का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है और इसके नोट्स को भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, पहला इसमें हमारा है मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है, यानी कि मृदा को ही हम लोग मृदा संसाधन के नाम से जानते हैं। मृदा संसाधन है क्या? पेड़ पौधा अपना भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपटल पर पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा जो है पृथ्वी की कौन सी परत में मिलता है, तो भूपटल में मिलता है। अगला हमारा है कि भूपटल से पेड़ पौधा की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज तत्व, पोषक एवं चट्टान के कण मौजूद रहते हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ह्यूमस क्या होता है? बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। मृदा में पेड़ पौधे, जीवों तथा अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को ह्यूमस के नाम से जानते हैं या कहते हैं। मृदा का उपयोग क्या क्या है? सबसे पहला इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग हमारा है फसलों की खेती करने में, पेड़ पौधा घास झाड़ियों को उगाने में, गृह निर्माण मूर्तियाँ को बनाने में। अगला हमारा ईंट, खिलौना, गमला, घारा, सुराही, खपरा इत्यादि बनाने में हम लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के गिलास, दिया, कलश इत्यादि बनाने में हम लोग मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। वेर बांध हो गया, आपका तटबंध हो गया, कच्ची सड़क हो गया, इन सभी चीज़ों में मिट्टी का उपयोग होता है। इसलिए मिट्टी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसी प्रकार हम लोग अब समझेंगे कि मृदा का निर्माण कौन से विधि की सहायता से होता है या कैसे होता है। किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, टाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले चट्टान टूटती है। यहाँ से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो चट्टान का टूटना ये होने वाला सबसे पहला प्रक्रिया है। टूटे हुए कण और महीन होने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी प्रकार अगला हमारा है कि हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक और रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है। इसे ही मृदा कहा जाता है या कहते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। ऋतुक्षरण क्या होता है, इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। जलवायु तथा तापमान में होने वाले बदलाव के कारण पृथ्वी के धरातल में होने वाले बदलाव को ऋतुक्षरण कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होता है, जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण। पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टान का टूटना तथा गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक ऋतुक्षरण क्या है? तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया पतला बर्फ हिम को बोलते हैं, तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टान का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। अगला हमारा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा का 4 स्तर तैयार हो जाता है, जिसे स्तर अ, ब, स और द कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं बारी बारी से, इसका नाम क्या है। तो स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान देने वाला बातें है। स्तर ब में बालू एवं पंख की प्रधानता अधिक होती है। स्तर स में चट्टानी कण मिलते हैं और सबसे निचले स्तर में मूल चट्टान होते हैं। इसे स्तर द
भी कहा जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये अ वाला ह्यूमस मता है, ब में आपका बालू के कण मिलेगा, स में आपका ऋतु क्षरित कण मिलेंगे और द में आपकी मूल चट्टान मिलेंगे जिसके आकार काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे आप नदियों में देख सकते हैं। इसी प्रकार मृदा के प्रकार को पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय विभिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा वर्गीकरण के कई आधार हैं। उर्वरता के आधार पर मृदा को दो वर्गों में बांटा गया है। उर्वर मृदा, एक जो है आपका बंजर मृदा यानी कि अनुवर्वर मृदा। इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कि उर्वर मृदा किसे बोलते हैं। यह उपजाऊ होती है तथा यह नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उर्वर मृदा किस क्षेत्रों में मिलती है? नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती है। अनुउर्वर मृदा यह कम उपजाऊ होती है तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे हम लोग बंजर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अगला हमारा है गठन या संरचना के आधार पर मृदा को कई वर्गों में बांटा गया है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। SCERT में आपको केवल 3 ही पढ़ना है। वो हमारा बलुई मृदा, इसमें बालू एवं कले दोनों होता है। बालू एवं कले दोनों होता है, इसमें बालू का अंश अधिक होता है कले से। अगला हमारा चिकनी मृदा, इसमें कले की अधिकता अधिक होती है। अगला हमारा C नंबर में है दोमट मृदा, इसमें बालू तथा कले की मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कले होता क्या है। तो यह एक प्रकार की मिट्टी है जिसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। रंग के आधार पर मिट्टी को कई वर्गों में डिवाइड किया गया है। लाल मृदा, काली मृदा, भूरा मृदा, आपका भूरी मृदा हो गया, बादामी मृदा हो गया। यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसमें जो है कौन कौन से राज्य में जो है मृदा की उपस्थिति है। तो ये रही आपके ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी मृदा मिलती है। तो भैया आपकी पर्वतीय मृदा मिलती है। यहाँ आया आपका मैदानी वाला भाग पूरा जो है आपका गंगा और इसके सहायक नदियों के द्वारा ये बना हुआ मैदानी क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपके जलोढ़ मृदा है। इसी प्रकार आप नीचे की ओर देख सकते हैं, इसे हम लोग डेल्टाई प्रदेश का मैदान के नाम से जानते हैं। इसमें जो है कौन सी मृदा मिलती है? तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे किसने बनाया गया है, तो यहाँ पे लाल मृदा आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ आपका पठारी क्षेत्र, यह वाला आपका पठारी भाग है, तो यहाँ पे आपको काली मृदा काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कहीं कहीं यहाँ पे देखिए भारत में जो है कहीं कहीं यहाँ पे दिखाया गया थोड़ा थोड़ा अंश मात्रा में, यहाँ पे लेटराइट मृदा की मात्रा अधिक है। और यहाँ पे साइड देख सकते हैं जो गुजरात वाला क्षेत्र है आपका, उसमें आपका शुष्क मृदा देखने को मिलता है। इसी आधार पर अगला पेज में चलते हुए हम भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश की सभी नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती है, यानी कि जहाँ भी आपकी नदियाँ बहती है वहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ से निर्मित है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला हमारा है कि जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला हमारा काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। अगला हमारा आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु में यह मृदा पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है काली मृदा कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो याद कर लेना है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसी प्रकार लाल एवं पीली मिट्टी की मृदा की विशेषताओं को देखते हैं। तो यह मृदा आपके प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। लोहा का अंश अधिक होता है, जिस कारण ये से हमारे लाल दिखाई देता है, यानी कि लोहा की मात्रा इसमें अधिक है, इसलिए ये लाल
दिखाई देता है, लेकिन जब जल में मिलता है तो ये पीली हो जाती है। यह जो है उड़ीसा, झारखंड, मेघालय में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन में उपयुक्त है। लेटराइट मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया से होता है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसी प्रकार मरुस्थलीय मृदा हल्का भूरा रंग का होता है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारा है मृदा अपर्दन एवं संरक्षण। पेड़ पौधा, झाड़ियाँ एवं घासों की जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती है, जिससे मृदा अपर्दन नहीं होता है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन, बहकर, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 1 लोटा पानी लीजिए और 1 लोटा पानी लेने के बाद वहाँ पे अगर आप लगातार पानी को डालते हैं तो यहाँ पे कुछ जो मिट्टी के कण होंगे यहाँ से विस्तारित होकर जल के माध्यम से मान लीजिए जिस साइड खलाड़ होगा उस साइड की ओर बढ़ चलेंगे। या जब आप खेत पटाते होंगे तो एक जगह मान लीजिए यहाँ पे आप पाइप को रख दिए हैं तो यहाँ मिट्टी जो है खदरते गया खदर कर जो है उठ कर यहाँ पे जो है एक ढेर के रूप में बन गया। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इसका मृदा का अपर्दन हो गया। तो मृदा के अपर्दन जो है हवा के माध्यम से भी हो सकता है। अगला हमारा है मृदा अपर्दन की दरें को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य है। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवने, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपर्दन ज़्यादा होता है। तेज पवने या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपर्दन होता है। तो पूछ सकता है तेज पवने एवं पानी के बहाव से कौन से क्षेत्र में जो है अपर्दन की क्रिया होती है, तो मैदानी एवं चौरस क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार जब अपर्दन उभर खाबर क्षेत्रों में होता है तो इसे क्षुद्र नालिका एवं अनालिका अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण मृदा के मौलिक गुण एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों, फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए मृदा संरक्षण जरूरी है। पहला हमारा है पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखी खेती करना, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्रण तकनीक को अपनाना, खेती की वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, इसी प्रकार जैविक खाद का प्रयोग करना। तो ये रहा हमारा पूरा मृदा अपर्दन, यानी कि मृदा अपर्दन को रोकने के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य एवं रोकथाम। इसी प्रकार यदि आप इसके नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में अवश्य जुड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।